गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स में नया टॉपिक पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। इससे पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और भी ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस देखे थे, है ना, वेक्टर के इक्वेशंस। तो वो सब यहाँ पे यूज होता है। तो 3D ज्योमेट्री में मेजॉरिटी जो हमें पढ़ना है दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D एंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हम लोग 3D और प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा हमें स्फीयर के बारे में भी पढ़ना है, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर विद अ प्लेन एंड इंटरसेक्शन बिटवीन द टू प्लेन्स। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में देखिए, हम लोग यहाँ पे अभी तक जो भी स्ट्रेट लाइन आप लोग पढ़े हैं, कोनिक सेक्शन पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन में पढ़ा था। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे एक्स वाई जेड और तीनों एक्सिस इंक्लूड होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। हम लोग इसमें पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। किसको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो? तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई 3 डायमेंशनल है। मान लिया हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, सपोज करो। और मान लिया कि हमारे पास ऐसे कोई वेक्टर है। ठीक, सपोज कीजिए कोई वेक्टर है। मान लो कि ये वेक्टर एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई के साथ कुछ एंगल बना रहा है और जेड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है। सपोज करो कि हम ये वेक्टर ले लेते हैं ए, दिस इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सपोज दैट ये हमारे पास कोई वेक्टर है ए आई बी जे सी के, ए आई बी जे सी के। ये हमने कोई वेक्टर दिखाया है ऐसे, और ये मान लो ओरिजिन है। सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा वेक्टर। मान लिया ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ऐसे कोई वेक्टर है, तो एक्स के साथ कुछ एंगल बन रहा है, वाई के साथ कुछ एंगल बन रहा है और जेड के साथ कुछ एंगल बन रहा है ना। तो जो x के साथ एंगल बनता है जनरली हम लोग उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और जो y के साथ एंगल बनता है वेक्टर का उसको बीटा। y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो z एक्सिस के साथ बन रहा है उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लो। तो यही जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, मान लीजिए गामा है, तो हमारे पास ये जो आता है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इसी को डायरेक्शन कोसाइन भी कहा जाता है। मतलब कि जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, उस एंगल का हम लोग कोसाइन ले लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। और जनरली अल्फा का मतलब होता है एक्स के साथ एंगल वाला, बीटा का मतलब होता है वाई के साथ, गामा का मतलब होता है जेड के साथ। अगर अल्फा बीटा गामा एंगल दे दिया और ये नहीं बताया कि कौन सा एंगल किसके साथ है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेंगे, अल्फा एक्स वाला, बीटा वाई के साथ, गामा जेड के साथ। तो इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो इसका होता क्या है कि कॉस अल्फा को ही हम लोग एल से डिनोट किया जाता है, कॉस बीटा को एम से डिनोट करते हैं एंड कॉस गामा को एन से डिनोट करते हैं। तो एल एम एन यही हमारा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा और एन का मतलब कॉस गामा। ठीक, तो यहाँ पे जो अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है ए आई बी जे सी के, ये कोई वेक्टर है, और अगर हमको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है, यानी एल एम एन निकालना है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आता है कॉस अल्फा का, ये कॉस अल्फा का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग इसको निकाल लेंगे, यानी कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो कॉस अल्फा होता है
दैट इज कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस बीटा होता है बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि दैट इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड दिस इज कितना सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखते हैं। आसान है, क्या करना है, कोई वेक्टर है, वेक्टर का जो एक्स का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट है, जेड का कंपोनेंट है। सपोज करो कि ये कोई वेक्टर है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग को एक दो तरीके से वेक्टर दिया रहेगा, एक दिया रहेगा पोजीशन वेक्टर और एक दिया रहेगा ओनली वेक्टर। तो पहले भी मैंने बताया कि अगर पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और वेक्टर की बात कर रहे हैं तो मतलब कि कोई लाइन है ना। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया कोई पॉइंट, और वेक्टर का मतलब हो गया कोई लाइन, ऐसे वेक्टर की बात किया जा रहा है। तो ये कोई वेक्टर है, मान लो कि सपोज करो कि हमारे पास ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाला तो इतना आ गया। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा इस तरीके से आएगा, याद रखने में आसान है। कॉस अल्फा क्या होगा, एक्स के साथ कॉस अल्फा एक्स के साथ अल्फा बनता है, तो कॉस अल्फा कैसे याद रखना है, जो आई का कंपोनेंट है यानी जो एक्स का कंपोनेंट है उसको मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड करेंगे। कॉस बीटा के लिए जे का कंपोनेंट है उसको मैग्नीट्यूड से, और कॉस गामा के लिए जो के का मैग्नीट्यूड है उसको इसे डिवाइड करेंगे। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बनता है। यही डायरेक्शन कोसाइन होता है, एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, इतना होता है, ठीक। तो ये आता कैसे है, जरा हम लोग इसको भी देख लेते हैं जरा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग कोई सा भी एक एंगल निकाल लेंगे तो बाकी सब एंगल वैसे ही निकलेगा। तो हमारे पास ये वेक्टर है ए आई बी जे सी के, ठीक। मान लीजिए कि हमारे पास ये ओरिजिन था, सपोज करो ये ओरिजिन है, हमने इसको ले लिया ए कॉमा, मान लिया कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी कॉमा सी है। सपोज दैट कि मान लो कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। हम ये ओरिजिन है, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये जो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाएंगे वही वेक्टर ए कहलाएगा। ए आई बी जे सी के ये पोजीशन वेक्टर है कोई, और सपोज करो कि ओरिजिन से ऐसे है, अल्फा बीटा गामा एंगल बन रहा है। तो ये आखिर कैसे आ जाता है, हम लोग इस चीज का प्रूफ देखते हैं। तो अभी जरा ध्यान दो, इसको अगर आप ऐसे देखोगे, ये यहाँ से अगर हमने इसको ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, तो इसका मतलब कि एक्स में ए होगा, एक्स में ए कॉमा जीरो, वाई में कितना होगा बी, नहीं ना, यानी कि इसका वाई का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसका वाई का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट है ए, वाई का कोऑर्डिनेट है बी और जेड का कोऑर्डिनेट है सी। तो मतलब कि एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा ए कॉमा जीरो, और वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, है ना, और जेड का कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो कॉमा सी। इस तरीके से हो गया अपने पास, ठीक। तो इसका मतलब कि एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना, मतलब कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ऐसे, ये हमारे पास ऐसे कोई वेक्टर है तो, ठीक है। ये देखिए ये वेक्टर इस एक्स वाई जेड प्लेन में नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वाई जेड प्लेन में नहीं है, ये असल में 3 डायमेंशन में है। ये एक्स है इधर, ये वाई है इधर, ये जेड है इधर, तो कुछ ये इस तरीके से है। इसको समझने के लिए इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं, 3D में। तो सपोज करो, मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, ओके। मान लेते हैं कि ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है, ठीक। सपोज करो कि हम इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, एंड इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं जीरो कॉमा सी कॉमा जीरो, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सपोज करो कि हमारे पास ये क्यूबॉइड है ना, ये तो यानी इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा सी ले लेते हैं। तो इसका लेंथ सी है, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, हमने ऐसे क्यूबॉइड ले लिया,
जिसमें सारे साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अभी जरा देखो, ये ए है, बी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? ये आएगा a, b, 0, x में a, y में b। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? ये वाला जो है इसी प्लेन में है, जैसे मान लीजिए x, y, z, a, b, c। तो यहाँ पे गए तो ये a, b, और ये आए तो ये c ऊपर था, c के बराबर a, b, c, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? a, b, c। सपोज करो कि हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब इसके साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा, इसके साथ जो एंगल बन रहा है बीटा, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है गामा, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये कुछ इस टाइप में बन जाएगा कि आप एक रूम में हो, और रूम में हो तो एक कॉर्नर को ओरिजिन लिया है और दूसरे कॉर्नर को ए बी सी लिया है, ठीक। ये ए, ये बी, और ये ऐसे सी। तो वो वाला जो कॉर्नर हो जाएगा रूम का, ये ओरिजिन लिया यहाँ पे, तो ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर ए के बराबर है ना। अब हम लोग गामा निकालेंगे, तो इसका मतलब कि हम यहाँ से उस कॉर्नर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से उस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक ऐसा लाइन खींचे, ये जो वाला वेक्टर है इस तरीके से ऐसे मिलाते हैं, मतलब ये जो वेक्टर दिखा रहे हैं इस ओरिजिन से उस कॉर्नर तक, तो इस वेक्टर को उस कॉर्नर तक मिलाया है ना, और ऐसे ऐसे और ऐसे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा। मतलब कि ये हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है कि नहीं। और इसका मैग्नीट्यूड होगा ए के बराबर, ठीक है। और ये वाला वैल्यू कितना आएगा? इसके बराबर, दैट इज सी के बराबर, ओके। और ये वाला एंगल कितना है? सपोज करो कि गामा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस गामा। तो अब हम लोग यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकाल दे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा? इस चीज का वैल्यू, हम लोग इस चीज का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये x था, ये y था, यानी ये a था, ये b था, तो ये वाला लाइन ही जो नीचे फर्श पे आएगा, यही वाला लाइन, तो ये वाला लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा? ये a है, ये b है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बन रहा है। इमेजिन करो आप कि आप एक रूम में हो, x, y, z, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, है ना, a, b, c, तो मतलब x में a, y में b, z में c, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया, इस तरीके से ऐसे मिला दिया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है c के बराबर। इसका वैल्यू कितना है? a के बराबर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए? ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये x में इतना है a, y में इतना है b, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे, है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें इसका वैल्यू है a, इसका वैल्यू है b। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, जिसमें एक है a, एक है b। तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो जब हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जाएंगे, तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका स्क्वायर, यानी कि रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कितना? c का स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये कितना हो जाएगा? इसका रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इतना ही इसका मैग्नीट्यूड आएगा। और वो भी मैग्नीट्यूड हमने ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर a है तो इसका मैग्नीट्यूड इतना। अब जरा हम लोग यहाँ पे निकालते हैं साइन, इसको हम लोग निकालते हैं साइन 90 माइनस गामा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये देखिए जेड है, ये इस तरीके से है, जेड के साथ गामा एंगल था, तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, तो ये गामा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा एंगल? 90 माइनस गामा होगा, है ना। तो ये 90 माइनस गामा होगा, तो साइन 90 माइनस गामा कितना लिखेंगे हम लोग? c अपॉन a, यानी कि दैट इज ये हो जाएगा कॉस गामा, दैट इज कॉस गामा इज इक्वल टू c अपॉन, ये कितना आ गया? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से हमने कॉस गामा ले लिया। तो सिमिलरली जब हम लोग अलग प्लेन में जाएंगे, तो वहां से हम लोग को कॉस अल्फा मिलेगा और कॉस बीटा मिलेगा, तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा आता है। तो इसी को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। अब ये जो एंगल अल्फा है और ये जो बीटा है और ये जो गामा है, तो जरा देखिए, आप गौर कीजिए, अल्फा बीटा गामा जो एंगल है,
तो जनरली एक सिंगल प्लेन में क्या होता है कि मान लो कि एक सिंगल प्लेन है, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक। हमने ऐसे एक वेक्टर ले लिया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, प्लेन में है तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। तो अब जैसे तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि हमने एक्स के साथ अल्फा लिया है तो वाई के साथ 90 माइनस अल्फा ले लेते हैं, यानी बीटा 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कुछ अलग तरीके से बन रहा है। आप जैसे इमेजिन करो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इधर है तो एंगल इधर से ऐसे बन रहा है, ऐसे नहीं एंगल बन रहा है, ये ऐसे टिल्टेड है ना, ये एंगल ऐसे अल्फा, ये वाई एक्सिस इधर तो ये एंगल ऐसे बीटा। हाँ, अगर ये प्लेन में ऐसे रहता तो ये अल्फा ये बीटा, और एक्स वाई के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री है तो हम लोग एक को 90 माइनस निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे वेक्टर 3D में है तो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। तो यहाँ पे हम लोग बीटा को 90 माइनस अल्फा ऐसे नहीं लिख सकते किसी को भी, ये तीनों अलग अलग एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो एक का जो हमने निकाला डायरेक्शन कोसाइन, इसी तरीके से बाकी अदर का भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है एल, एम और एन। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसका जो कोसाइन होगा उन एंगल का, वही क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, है ना। अब जरा देखो कि अगर हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहें, कि मान लो कि हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, तो अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो जब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैसा बचेगा, ये हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, मान लो कि हम इस वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यानी कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए आई बी जे सी के अपॉन कितना, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, यानी दिस इज इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई प्लस बी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि यूनिट वेक्टर में जो एक्स के साथ कंपोनेंट होता है और जो वाई के साथ कंपोनेंट होता है और वो जेड के साथ कंपोनेंट था, वो जनरली क्या रहता है, डायरेक्शन कोसाइन ही रहता है। तो इसका मतलब कि हम ये जो यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू कितना, एल आई प्लस एम जे प्लस कितना, एन के, यही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है, एल आई एम जे एन के, चलेगा। तो मतलब यूनिट वेक्टर में जो एक्स वाई जेड का कंपोनेंट रहता है वो जनरली डायरेक्शन कोसाइन ही रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, इस तरीके से ए बी सी हमने ऐसे निकाल दिया, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन का एक प्रॉपर्टी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा प्रॉपर्टी है, कि जब कभी भी हमारे पास कोई सा भी वेक्टर हो, कैसा भी वेक्टर हो, अभी जैसे कि यहाँ पे हमने वेक्टर ले लिया ओरिजिन से, हमने ओरिजिन के साथ ऐसे लेकर के वेक्टर को अल्फा बीटा गामा ले लिया। अगर कोई वेक्टर ओरिजिन से पास नहीं कर रहा हो, मान लो कि वेक्टर कहीं और से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, कहीं और से पास कर रहा है, तो ये अगर इसी के पैरेलल हम लोग ऐसे ओरिजिन से कोई वेक्टर ले ले, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है और ये अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ। अगर सपोज करो कोई दूसरा वेक्टर है जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है लेकिन इस वेक्टर के पैरेलल ही है, तो इस वेक्टर के पैरेलल ये, तो क्या होगा, ये वेक्टर भी एक्स वाई जेड के साथ उतना ही एंगल बनाएगा ना। अगर पैरेलल है इसको आप शिफ्ट करके ओरिजिन पे लेके आओगे तो भी एंगल चेंज नहीं होगा। तो मतलब कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, if vectors are parallel then their direction cosine are क्या, आइडेंटिकल। डायरेक्शन कोसाइन आइडेंटिकल रहेगा, सेम ही रहेगा अगर कोई वेक्टर पैरेलल है तो। ये एक वेक्टर है, मान लीजिए ओरिजिन से पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा, कोई दूसरा वेक्टर है इसके पैरेलल है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो अगर तुम इसको ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे ओरिजिन पे लाओगे तो एंगल तो उतना ही बनेगा जितना इसका बन रहा है। इस चलते दो वेक्टर रहता है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या रहता है, आइडेंटिकल रहता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं,
तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 आएगा ऑलवेज फॉर एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर के लिए अगर आप कोई सा भी वेक्टर ले लो तो उसका डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमेशा 1 आ जाएगा। मान लीजिए हम इसी पे बात करते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर निकालते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि दैट इज ए स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, है ना। एम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, और जब एन स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि दैट इज सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सबका सेम है यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, न्यूमरेटर कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक जैसा है तो कितना आ गया 1। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का जब हम लोग ऐसे स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमेशा कितना वैल्यू आता है, 1 ही आता है और 1 ही आना चाहिए। ओके, अगर ये 1 नहीं आ रहा है तो समझिए कि जो डायरेक्शन कोसाइन हम ले रहे हैं या जो दिया हुआ है वो समझिए कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि इज इट पॉसिबल फॉर एनी वेक्टर टू मेक एंगल π/3 π/4 and π/6 with the x-axis, xy and z-axis respectively। कहता है कि क्या किसी वेक्टर के लिए ये एंगल बनाना एक्सिस के साथ पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे कि अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है π/3, तो देयरफॉर हम लोग कॉस अल्फा कितना लिखेंगे, हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, एक्स के साथ π/3 वाई के साथ π/4 जेड के साथ π/6। ठीक, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पहले निकाल लेते हैं, तो अल्फा π/3 है तो देयरफॉर एल कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा यानी कि दैट इज इक्वल टू कॉस π/3 यानी कॉस π/3 बोले तो कितना, कॉस 60 डिग्री ना, यानी कि दैट इज कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री इज 1/2। उसी तरीके से बीटा हमने कितना ले लिया, π/4 ले लिया, तो देयरफॉर एम हम लोग कितना लिखेंगे, कॉस बीटा यानी कॉस π/4 यानी कि दैट इज इक्वल टू 1/√2, एंड गामा हमारे पास कितना है, ये है π/6, तो देयरफॉर एन हम लोग कितना लिखेंगे, ये लिख देंगे कॉस गामा यानी दैट इज इक्वल टू कॉस π/6 यानी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। चलेगा, हमने एल निकाल दिया, एम निकाल दिया, एन निकाल दिया। अब यहाँ से हम लोग एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर निकालते हैं, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/4, एल स्क्वायर 1/4 और एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा 1/2 और एन स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर यानी दैट इज 3/4। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो इधर से 1 + 2 + 3 यानी कितना आ गया, 3 2 5 6 यानी कितना आ गया 6/4, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 1। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं हो रहा है, तो किसी भी वेक्टर के लिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता किसी वेक्टर के लिए कि इतना एंगल बनाए, मतलब ये गलत एंगल दिया हुआ है, ऐसा एंगल कभी बन नहीं सकता किसी वेक्टर के एक्सिस के साथ। वैसा ही एंगल बन सकता है जिसमें इस चीज का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो ये हमारे पास एक सही है, इसका जरूरत पड़ेगा आपको आगे चल के। ठीक, तो याद रखने का कि जब भी हमारे पास ऐसे कोई वेक्टर दिया हुआ है तो x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट, z का कंपोनेंट, cos अल्फा हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, cos अल्फा क्या होगा, हम लोग
एक्स कंपोनेंट को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा, एंड सिमिलरली उसी तरीके से कॉस बीटा और कॉस गामा निकालेंगे। ठीक, अब इस पे एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है ऐसा कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन पूछता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, यानी ये कितना हो जाएगा इधर से 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कितना हो गया 2, यानी इसका वैल्यू 2 आता है। तो इस तरीके से हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा हमेशा 1 ही लिखेंगे, और इसी को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो अपने पास वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। चलेगा, ओके। तो देखिए जो डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी भी वेक्टर का, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक रहता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन कोसाइन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या कि जो एंगल बन रहा है उसका हम लोग कॉस निकालेंगे, तो जो एंगल एक फिक्स एंगल बनेगा तो फिक्स एंगल बनेगा तो उसका कॉस भी एक फिक्स वैल्यू आएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर इज ए यूनिक, यूनिक ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक, हमेशा यूनिक रहेगा। सॉरी, एनी वेक्टर इज यूनिक, फिक्स रहेगा। और दो पैरेलल वेक्टर है तो यानी इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे हैव सेम डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब आता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कहते किसको है, तो मान लेते हैं कि लेट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। सपोज करो एल एम एन हमने कोई डायरेक्शन कोसाइन ले लिया, एंड मान लिया कि लेट ए बी, या फिर सपोज करो कि मान लो, हाँ ऐसा ले लेते हैं कि मान लो कि लेट ए बी एंड सी आर सम नंबर। मान लो कि एल एम एन कोई डायरेक्शन कोसाइन है किसी वेक्टर का, और मान लिया कि ए बी सी कोई नंबर है ना, सच दैट a by l is equal to b by n is equal to c by n, कि एल एम एन कोई डायरेक्शन कोसाइन है और ए बी सी कोई नंबर है, इस तरीके से कि a by l b by m और c by n हमेशा क्या आ रहा है, ये सपोज करो कि आ रहा है ऑलवेज कांस्टेंट। ये मान लो क्या आ रहा है कांस्टेंट, यानी हमने ए बी सी कोई 3 नंबर ले लिया और एल एम एन इसका डायरेक्शन कोसाइन है, और ये रेशियो हमेशा सेम आ रहा है कि ए का इसके साथ बी का इसके साथ, ये कांस्टेंट आ रहा है। तो देन ए बी एंड सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। उसी को हम लोग ए बी सी को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, है ना। तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि एल एम एन हमारे पास है। मान लिया कि हम एल का वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो कि 1/2, एम का वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो कि मान लिया कि हम ले लेते हैं 1/√2 ले लेते हैं, सपोज दैट, एंड एन ले लेते हैं, ऐसा लेना है कि ये 1 हो जाए, तो कितना, ये 1/4, ये 1/2, ठीक है, प्लस कितना ले लेते हैं, मान लो 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर से आ जाएगा 4, 1 + 2 + 1, हाँ। और मान लो कि हम इसको ले लेते हैं 1/2, मान लो एल एम एन हमने ऐसा ले लिया, एल 1/2 1/2 1/2 चलेगा। तो जरा देखिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 1/2 1/4, यानी ये 1 आता है। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। ठीक, अब जरा सपोज करो कि यहाँ से हम मान ले लेते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं ए,
मान लिया ए ले लेते हैं, सपोज करो कि 4, और मान लिया बी ले लेते हैं, सपोज करो कि इधर ले लेते हैं 2√2, ठीक है, और सपोज करो कि हम सी ले लेते हैं 4। मान लिया हमारे पास ऐसे कोई नंबर है, ए 4 है, बी है इतना, तो यहाँ से ए बाई एल कितना आ रहा है, ए बाई एल आ रहा है 4/1/2, यानी कि 4 × 2 यानी कि 8 आ गया। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको 2 ले लेते हैं ना, ए को 2 ले लेते हैं, इसको भी 2 ले लेते हैं, तो ये यानी आ जाएगा ये 2/1/2 यानी कि दैट इज इक्वल टू 4। ठीक, बी बाई एम कितना आ गया, बी बाई एम आ गया 2√2/1/√2 यानी कि दैट इज ये भी 4 आ जाएगा, और सी बाई एन कितना आ जाएगा, ये 2/1/2 यानी ये भी कितना आ गया 4। तो ये का सब क्या है, ये सब रेशियो सेम हो गया। तो हम लोग ए बी सी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिक है, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो डायरेक्शन जो कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन इज अ यूनिक वैल्यू, बट देयर कैन बी इनफाइनाइट डायरेक्शन कोसाइन इन डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन यूनिक है। कैसे, जरा देखो, हमने ए बी सी कोई नंबर ले लिया कि ए का एल के साथ बी का ये ऐसा सेम आ रहा है, तो यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम, एंड सी इक्वल टू लैम्डा एन। सपोज करो कि हम ऐसे लिखते हैं यहाँ से, है ना। कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियो को किसी कांस्टेंट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो हम लोग को मिलता जाएगा वैल्यू, वो सब क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अब जैसे कि देखिए, ये एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1, और ये √2, और ये 1 है कि नहीं। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, एल को एम को एन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो ये इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो अपने को वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। ऐसे भी मान सकते हैं। तभी ना ए बाई एल, बी बाई एम और सी बाई एन क्या होना चाहिए, सब का रेशियो सेम आना चाहिए, तो उसको डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसे कोई वेक्टर है, तो वेक्टर का जो एंगल बनेगा एक्स वाई जेड के साथ, वो तो एक फिक्स एंगल बनेगा, और उसी एंगल का जब हम लोग कोसाइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, वो यूनिक होगा। लेकिन ऐसे अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, वो इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है किसी भी वेक्टर के लिए, है ना। बस डायरेक्शन कोसाइन को अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो अपने पास एक अलग अलग नंबर आते चला जाएगा, और वो सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों का डेफिनेशन हो गया। और कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे ही रेशियो लिखेंगे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मान लो कि ए बी सी कोई नंबर है, सच दैट एल बाई एम, एम बाई बी, एन बाई सी ये भी कोई कांस्टेंट आ रहा है, ये भी कि सपोज करो कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो भी ए बी सी क्या कहलाएगा, ये डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन रेशियो ही कहेंगे। अब ये कांस्टेंट, जब ये रेशियो सेम है तो इसका उल्टा भी तो सेम आएगा ना। तो यानी कि हम लोग जरूरत पड़ने पे ऐसे डायरेक्शन रेशियो को सम कांस्टेंट इनटू डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पे हम लोग डायरेक्शन रेशियो को सम कांस्टेंट इनटू, जरूरत पड़ने पे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को सम कांस्टेंट इनटू डायरेक्शन रेशियो भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कि अपने को जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग वैसा लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पे डायरेक्शन कोसाइंस को सम कांस्टेंट इनटू डायरेक्शन रेशियो भी लिखा जा सकता है, या फिर डायरेक्शन रेशियो को भी जरूरत पड़ने पे सम कांस्टेंट इनटू डायरेक्शन कोसाइन हम लोग
लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन हुआ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का। अभी देखते हैं हम लोग टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम गिवन डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, सबको एक कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अपने जो वैल्यूज आएंगे अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे, जैसे कि मान लो कि एक बार हमने डायरेक्शन कोसाइन को 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अलग अलग डायरेक्शन रेशियो मिलता चला जाएगा। तो ऐसे अपने पास बहुत तरह का डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। अगर हम लोग को डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो इसके लिए आसान तरीका है, मान लेते हैं कि सपोज करो कि लेट डायरेक्शन रेशियो आर ए बी एंड सी। तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। ये अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि जरूरत पड़ने पे हम लोग डायरेक्शन रेशियो को सम कांस्टेंट इनटू डायरेक्शन कोसाइन भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्शन कोसाइन को सम कांस्टेंट इनटू डायरेक्शन रेशियो भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट डायरेक्शन कोसाइंस आर L is equals to lambda A, M is equal to lambda B and N is equal to lambda C। मान लो कि जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है हमने उसको सम स्केलर इनटू डायरेक्शन रेशियो ले लिया। तो अपने पास L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का ये हमेशा 1 होगा, डायरेक्शन रेशियो का नहीं होता है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है ना। तो लैम्डा मिल गया। तो देयरफॉर जब हम लोग को लैम्डा मिल गया तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू ए लैम्डा, यानी ए बाई कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम कितना, बी इंटू लैम्डा यानी कितना, बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी कि हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कहता है डायरेक्शन रेशियो आर 2 4 6, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमने क्या पढ़ा कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 4 + 16 + 36 यानी कितना, 40 और ये 56 आ गया, रूट 56। तो देयरफॉर एल हम लोग कितना लिखेंगे, 2 बाई रूट 56, एम कितना लिखेंगे, 4 बाई रूट 56, एंड एन कितना लिखेंगे, 6 बाई रूट 56। ये हो जाएगा अपने पास क्या, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो, ये हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात जरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कोई वेक्टर लिया था कि मान लो कि लेट वेक्टर ए हम ले लेते हैं, ए आई बी जे सी के, हमने ये कोई वेक्टर ले लिया। तो इस वेक्टर का एल का वैल्यू कितना आया था, एल आ गया था ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम कितना आ गया था, एम आ गया था
दिस इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे a बाय मॉड a लिख सकते है ना, या फिर सिंपली इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, m कितना आ गया था, b अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि दैट इज b बाई a, एंड n इज इक्वल टू c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, हमने ऐसे लिख दिया, यानी कि दैट इज c अपॉन a। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हम लोग ऐसे निकालते हैं a बाई l, a बाई एल कितना आएगा, हम a बाई एल निकालना चाहते हैं, a बाई एल, तो a बाई एल कितना आएगा बताइए, a अपॉन l कितना है, a बाई a, यानी दैट इज इक्वल टू a आ जाएगा, ये a से a कैंसिल, ये a ऊपर। अब यहाँ से हम लोग b बाई m निकालते हैं, b बाई m, ठीक है, b बाई m, तो b बाई m निकाला तो कितना हो गया, b अपॉन b बाई a, यानी दैट इज इक्वल टू कितना, ये a आ गया, एंड c बाई m निकाल दिया, c बाई n, तो c बाई n निकाले तो कितना आ गया, c अपॉन c बाई a, यानी दैट इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि a बाई l, b बाई m एंड c बाई n क्या है, ये सब का सब कांस्टेंट है, सब का सब सेम है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि देयरफॉर a b c आर क्या, डायरेक्शन रेशियो, आर क्या, डायरेक्शन रेशियो। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और जो z कंपोनेंट होगा दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ डायरेक्शन रेशियो। अगर हमने ऐसे बोल दिया कि हमारे पास कोई वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, देन 2 3 4 आर ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो, तो हम लोग 2 3 4 को भी डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं। समझ में आया कि जो वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा गिवन वेक्टर का एक्स वाई जेड का, दैट इज आल्सो अ डायरेक्शन रेशियो, उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो मानेंगे, वो हमारा डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। ठीक है, ये बात अपने पास एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ऐसा है इसमें कि सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई वेक्टर है और ये मान लो वेक्टर किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है, x2, y2, z2, एंड ये मान लिया x1, y1, z1। अभी जैसे कि 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में ऐसे हमारे पास कोई लाइन है या कोई वेक्टर है। अब वो सपोज करो कि ऐसे दो पॉइंट से पास किया, एक पॉइंट x1, y1, z1 है, दूसरा पॉइंट x2, y2, z2 है। ठीक है, देन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आर ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 को भी हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कंसीडर कर सकते हैं। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है कि अगर x2, y2, z2 दो पॉइंट दिया हुआ है तो अगर हमने इस तरीके से निकाल दिया तो ये भी क्या होगा, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ही होगा। ठीक, तो इसका हम लोग को आगे अभी जरूरत पड़ने वाला है, चलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप इम्पॉर्टेंट है अपने पास कि इसमें से अगर हम लोग ऐसे पॉइंट्स मान कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। होता क्या है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, दोनों का डायरेक्शन रेशियो भी दोनों का सेम आएगा, या फिर हम डायरेक्शन रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन दोनों का हमेशा फिक्स होगा, सेम होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो हम एक का डायरेक्शन रेशियो दूसरे का सम मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो कि हमारे पास कोई वेक्टर है a और कोई वेक्टर है b। अगर ये दोनों सपोज करो कि पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन और इसका डायरेक्शन कोसाइन दोनों क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक, अगर सपोज करो कि ऐसा दे दिया हुआ कि अगर इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है कुछ, तो इसके डायरेक्शन रेशियो को हम लोग इसके डायरेक्शन रेशियो के बराबर भी मान सकते हैं, या फिर इसके डायरेक्शन रेशियो को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं।
जैसे कि मान लो कि ऐसे मैंने बोल दिया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी इज, सपोज करो कि ऐसा ए बी सी ले रहे हैं, देन ए बी सी कैन ऑल्सो बी टेकन एज डायरेक्शन रेशियो फॉर ए के लिए हम लोग ले सकते हैं। ऑल्सो लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी कैन बी टेकन एज डायरेक्शन रेशियो फॉर ए। मतलब कि बी के डायरेक्शन रेशियो को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग ए के लिए भी डायरेक्शन रेशियो ले सकते हैं, या फिर बिना स्केलर से मल्टीप्लाई किए भी हम लोग उसके डायरेक्शन रेशियो को ए का डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं। इसका हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो डायरेक्शन रेशियो भी दोनों का सेम आएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? सम स्केलर इनटू डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हम बी के लिए जो स्केलर लेकर के डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट, तो वही हम लोग कांस्टेंट ए के लिए भी उसके डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? सेम ही आएगा। या फिर हम इसके लिए अलग कांस्टेंट ले लिए, इसके लिए अलग कांस्टेंट ले लिए, तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो क्या आएगा? कुछ मल्टीपल आ सकता है एक दूसरे के डायरेक्शन रेशियो का। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो वही डायरेक्शन रेशियो हम लोग दूसरे के लिए भी एज्यूम कर सकते हैं, या फिर उसी में कुछ मल्टीप्लाई करके भी कांस्टेंट हम लोग दूसरे के लिए डायरेक्शन रेशियो एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग जरा एक चीज और देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई वेक्टर है तो उसका जो यूनिट वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर में जो x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट और z का कंपोनेंट है वही क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है, यही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का जो x का कंपोनेंट है, y का कंपोनेंट है और जो z का कंपोनेंट है, तो वही कंपोनेंट क्या है? उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए दिया हुआ था, अभी बताया था मैंने इसको कि सपोज करो कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, हम इस वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो इस यूनिट वेक्टर में जो x का कंपोनेंट होगा, y का कंपोनेंट होगा और z का कंपोनेंट होगा, वही क्या होगा? इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है, एक चीज हम लोग को यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ेगा आगे चल के। अगर आपको किसी डायरेक्शन में किसी वेक्टर को दिखाना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किसी डायरेक्शन में किसी वेक्टर को दिखाना है तो हम लोग क्या करते थे कि उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से अगर हमने मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? उस डायरेक्शन में वेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 10 न्यूटन फोर्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो हम लोग कैसे लिखते थे? F इज इक्वल टू 10 को हमें 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड को हमने इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक रिक्वायर्ड वेक्टर मिल गया। जाहिर सी बात है ना। मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो हम लोग कैसे लिख देंगे? v इज इक्वल टू 2j मीटर पर सेकेंड। हमने वेलोसिटी जो 2 है, 2 को हमने इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अगर हम लोगों को कोई r वेक्टर दिखाना रहा तो इसका मतलब कि देयरफॉर फॉर एनी वेक्टर r, किसी भी r वेक्टर के लिए, मान लो कि r हमने कोई वेक्टर ले लिया, फॉर एनी वेक्टर r इट कैन बी रिटन एज r कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ r। ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऐसा दिया हुआ है कि इफ, यानी कि फॉर एनी वेक्टर r, फॉर एनी वेक्टर r
if A, B, C are the direction, if ऐसा, if L, M, N are the direction cosine, अगर किसी वेक्टर r के लिए L, M, N डायरेक्शन कोसाइन है, देन वेक्टर r कैन बी रिटन एज, इस हिसाब से तो डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है, तो यूनिट वेक्टर कितना होगा, r का मैग्नीट्यूड इंटू कितना, Li Mj Nk हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि अगर किसी वेक्टर के लिए L, M, N डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो हम लोग जरूरत पड़ने पे उस वेक्टर को ऐसा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक, तो अभी जैसे कि देखिए, अब यहीं पे एक बात हो गई कि फॉर एनी वेक्टर आर ए, बी एंड सी आर दी डायरेक्शन रेशियो, किसी वेक्टर आर के लिए ए, बी, सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, तो देन आर को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि आर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, Li Mj Nj। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो देयरफॉर एल हम लोग कितना लिखेंगे, अभी अभी निकाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अभी निकाला था ना कि हम लोगों ने एल को लिख दिया हम लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू बी, लैम्डा इंटू सी, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर 1 कराया तो लैम्डा का वैल्यू आया, फिर उसको पुट कर दे तो ऐसा कुछ आया था। एल इतना लिख देंगे, एम कितना लिख देंगे, बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एन अपॉन सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो देयरफॉर हम लोग आर वेक्टर को आर का मैग्नीट्यूड इनटू जब एल एम एन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आई बी जे सी के अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, मीन्स इफ ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी वेक्टर आर, then that vector can be written as magnitude of r divided by a square b square c square a I b j c k। ये हम लोग ऐसे वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी में भी आप याद रख सकते हैं इस चीज को, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर हम लोग को दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो कि वेक्टर है ए, एक वेक्टर ए ले लिया, a1i b1j c1k, और दूसरा वेक्टर ले लिया b, a2i प्लस b2j प्लस c2k, हमने ऐसा ले लिया। अगर हमको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते थे, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिख देंगे, ए डॉट बी हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले ए डॉट बी हम लोग मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म में लिख देते हैं। तो ए डॉट बी को हम लोग ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, एक तो ये आ गया, है ना। और दूसरा ए डॉट बी को कैसा लिखा जा सकता है, ए डॉट बी को उसको जब कॉम्पोनेंट्स के टर्म में लिखेंगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ होता था, तो कितना आ जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गया, ठीक। तो ये दोनों सेम ही है ना, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखेंगे। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन ए बी यानी कि दैट इज a1 e2 b1 b2 c1 c2 अपॉन ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू ऐसा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस कितना c2 स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है।
या फिर इसी को अलग तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a1 a2 दिस बाय दिस। सबको इंडिविजुअली लिख दो, सबको इंडिविजुअली लिख दो, यानी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से b1 हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ना, ऐसे b1 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c स्क्वायर b2, ऐसे लिखेंगे अलग अलग। तो जब हम लोग ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L1, पहले वाले का डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे कितना आएगा, M1 M2। तो मतलब कि जब हम लोग इसको इंडिविजुअली लिखेंगे और उसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो अपने पास कैसा आ जाएगा, cos थीटा L1 L2 M1 M2 प्लस कितना N1 N2, यानी ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा cos थीटा का। तो यानी कि अगर हम लोग इसके डायरेक्शन, अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, दो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो हम लोग cos थीटा दोनों के बीच में इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो इस तरीके से निकालेंगे। अभी डायरेक्शन रेशियो को यूज करके हम लोग वापस डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं और फिर यहाँ से हम लोग ऐसे एंगल निकाल लेंगे, चलेगा। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर है तो यानी कि इफ वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये वेक्टर a और b एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि cos 90 0। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा, देयरफॉर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना आ रहा है, 0 आ जाएगा। मतलब कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा उसका इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। या फिर इसको 0 करो तो इधर से भी अगर 0 कराएंगे कि cos थीटा अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो फिर अगर हम लोग इसी को भी 0 से इक्वेट कराएंगे 90 डिग्री होने पे दोनों के बीच में एंगल, तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा। फिर कितना लिखेंगे हम लोग, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भी कितना लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, चलेगा। तो यहाँ नहीं है, इस तरीके से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर है कि नहीं हम लोग इसको ऐसे बता सकते हैं। अगर दोनों पैरेलल हो गया तो, अगर दोनों का दोनों पैरेलल हो गया, यानी कि इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गया तो हमने इसे भी पढ़ा था कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर को हम सम स्केलर इनटू अनदर वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम लोग a को लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू लैम्डा b। अगर a और b पैरेलल है तो a को हम लोग कितना लिख सकते हैं, वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, देन वेक्टर a इज सम स्केलर इनटू लैम्डा इनटू वेक्टर b। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, देयरफॉर a1i प्लस b1j प्लस c1k इज इक्वल टू लैम्डा a2i प्लस लैम्डा b2j प्लस लैम्डा c3k, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से i वाला टर्म एक तरफ लेकर के आओ सब, यानी कि a1 माइनस लैम्डा a2i प्लस b1 माइनस लैम्डा b2j प्लस c1 माइनस लैम्डा c3k इक्वल टू 0। तो जब कोई वेक्टर 0 हो जाता है तो उसका x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट, z कॉम्पोनेंट तीनों क्या होता है, 0। तो देयरफॉर a1 माइनस लैम्डा a2 0, यानी कि a1 इज इक्वल टू लैम्डा a2, यानी कि देयरफॉर a1 a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। सिमिलरली b1 b2 कितना हो जाएगा, लैम्डा, एंड c1 c2 कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये वाला रेशियो ऐसा होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/b2। मतलब कि डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होना चाहिए। और इसी को हम लोग ऐसे L1/L2 M1/M2 इक्वल टू N1/N2 ये भी होगा, क्योंकि जब पैरेलल है तो एंगल सेम बनेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन भी सेम आएगा, तो इनका भी रेशियो सेम आएगा। वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर है।
ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 आए, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो है ना, तो डायरेक्शन रेशियो जो क्या है वो सम मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन दोनों का सेम रहेगा, तो ये तो ऐसा सेम आ सकता है, ये सम कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइन तो हमेशा दोनों का इक्वल रहेगा, तो ये रेशियो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो पैरेलल है तो ये कंडीशन, परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन हम लोग ऐसे बता सकते हैं। यानी अगर हम लोग को cos थीटा बताना रहा तो इस तरीके से हम लोग cos थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। साइन थीटा निकालना रहा तो 1 माइनस cos थीटा निकाल लेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल करके हम लोग cos थीटा साइन थीटा निकाल सकते हैं। जैसे कि आप पूछा साइन थीटा कितना है, साइन थीटा के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, cos थीटा निकालना आसान है। हालांकि साइन थीटा हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, अगर हम लोग ऐसे दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो कितना आता है, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा कैसा बोल सकते हैं, साइन थीटा को बोला जा सकता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का आई जे के, ऐसे ए का कंपोनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस बी, फिर उसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, और उस मैग्नीट्यूड को ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा मिल जाएगा। लेकिन साइन थीटा निकालने में ज्यादा कैलकुलेशन है, उससे अच्छा है cos थीटा निकालो, cos थीटा निकाल दो, और cos थीटा निकालने के बाद cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, इस चीज को यूज करके हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास बात हुई। तो अभी इसमें हम लोग और क्या करते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज दो, तो हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। अभी हमें प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर अलोंग द एक्सिस, किसी वेक्टर का एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन कितना होता है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना आएगा। अभी जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सपोज करो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए का बी पे कितना कंपोनेंट आएगा, ए का बी पे कितना कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट ऑफ, पहले भी पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा, यानी इसी को हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलेंगे, इसी चीज को क्या बोला जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए, है ना, कितना ए कॉस थीटा। मतलब कि जिधर हमको कंपोनेंट निकालना है, जिधर हमको कंपोनेंट निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग ऐसा कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम लिख देते हैं, तो अपना काम हो जाता है। जैसे कि मान लो कि हमको इसका इधर कंपोनेंट निकालना है, कितना आ जाएगा इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, इतना हम लोग लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई वेक्टर आर है, यानी कि फॉर एनी वेक्टर आर इट्स कंपोनेंट इट्स प्रोजेक्शन लिखते हैं, इट्स प्रोजेक्शन अलोंग द एक्सेस आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर, एक्स में कितना आ जाएगा आर कॉस अल्फा, अगर एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो, है ना। वाई में कितना आएगा आर कॉस बीटा, क्योंकि वाई के साथ बीटा है तो कितना प्रोजेक्शन आर कॉस बीटा। जिधर हम लोग को प्रोजेक्शन निकालना है तो उधर क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू कितना, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ऐसे ही। तो यानी कि एंड जेड में कितना आ जाएगा आर कॉस गामा, तो इसी को हम लोग आर एल भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग आर एम भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं आर एन भी लिख सकते हैं। यानी कि इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, किधर, किसी एक्सिस की तरफ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो एल एम एन, इस तरीके से करके, ठीक है। मतलब कि मेन मुद्दा यही है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, हम लोग ऐसे निकालेंगे, चलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चीज को आगे हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरे में। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसा आ गया क्वेश्चन कि सपोज करो कि हमारे पास ये कोई वेक्टर है, यानी कि लाइन है, सपोज करो
और ये मान लो लाइन ऐसे 2 पॉइंट से पास कर रहा है, x2 y2 z2 एंड x1 y1 z1। सपोज करो कि ये यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, और हमको क्या करना है, ये कोई वेक्टर है ऐसा, सपोज करो ये कोई अनदर वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, इसका जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, सपोज करो कि एल एम एन, ये मान लो इसका डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, और ये कोई हमारे पास लाइन है इस तरीके से। अब पूछा गया व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्ट ए बी ऑन गिवन वेक्टर, कि ये मान लो कोई लाइन था, यानी कोई वेक्टर ही होगा ये भी, सपोज करो ये कोई लाइन है, ये लाइन ऐसे ए और बी से पास होकर के जाता है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x y z1 x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2 z2, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कितना है, एल एम एन है। तो बोला गया कि इस पार्ट का इस पे कितना प्रोजेक्शन आएगा, है ना, इस पार्ट का इस पे कितना प्रोजेक्शन आएगा रे, ए बी पार्ट का कितना प्रोजेक्शन आएगा। तो यानी कि ये ऐसे है तो हम इसी के पैरेलल, सपोज करो कि मान लो कि हमको इस ए बी पार्ट का इस पे प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो हम इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, है ना, मान लिया कि हमने इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लिया, सपोज दैट, मान लिया कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, सपोज दैट, मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी इसके पैरेलल जो खींचेंगे, इसके पैरेलल जो खींचेंगे तो उसके साथ भी कितना एंगल बनेगा, ऐसे थीटा बनेगा। तो ए बी का इस पे कितना आएगा प्रोजेक्शन, ये आ जाएगा ऐसे, यही आ जाएगा ना प्रोजेक्शन, यानी कितना आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पार्ट ए बी ऑन गिवन लाइन इज ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को कॉस थीटा निकालना है और हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक, इसको मिटाएंगे इधर। ए बी का वैल्यू है डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। अब हम लोग को कॉस थीटा निकालना है, तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, दो लाइन के बीच का कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस कितना N1 N2, यही होता है कॉस थीटा। अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन का हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन पता है, दो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता है L1 L2, तो हम लोग इस तरीके से एंगल निकालते हैं, ठीक। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन तो दिया हुआ है एल एम एन, अभी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे लाइन का, गिवन लाइन का। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ऐसे 2 पॉइंट से पास करेगा तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना ले लेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन कैन बी टेकन एज क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। हम लोग ये ले सकते हैं डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इतना लिया जा सकता है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, जब हम लोग को डायरेक्शन रेशियो ए बी सी था, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी था, तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आता था, ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। तो उस हिसाब से हम लोग डायरेक्शन रेशियो कैसा लिखेंगे, ये लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, है कि नहीं।
इतना एक हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, मान लो हम लिखते हैं इसको एल डैश, यानी कि दिस इज इक्वल टू एल डैश कितना हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1। हम लोग इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे ए बी के बराबर, ये ए बी है ना, दिस इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सिमिलरली हम लोग मान लो m डैश निकालते हैं, m डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन कितना ए बी, एंड n डैश कितना हो जाएगा, n डैश कितना लिखेंगे, दैट इज z2 माइनस z1 बाय ए बी। यानी इस तरीके से हम लोग इस लाइन का जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, हमने क्या कर दिया, हमने इनका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिया, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिया, तो डायरेक्शन कोसाइन इतना आ गया। तो अब जरा हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कितना आ जाएगा दोनों के बीच का, जो प्रोजेक्शन आया था वो ए बी कॉस थीटा आया था, कॉस थीटा का वैल्यू लिख देते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L इंटू एल डैश M इंटू एम डैश प्लस N इंटू एन डैश, यानी कि दैट इज ए बी, है ना, ये आ जाएगा L अपॉन कितना x2 माइनस x1 अपॉन ए बी प्लस M y2 माइनस y1 अपॉन ए बी प्लस कितना n इंटू z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी तीनों तरफ से बाहर निकलेगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, यानी कि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्ट ए बी ऑन सम गिवन लाइन ऑन सम गिवन वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।